Good evening, everyone. I'm Dr. Vivek Yadav. I have secured AIR 272 this year, and this was my first attempt. I'm a doctor by profession, and I was preparing it for last 2 or 3 years. So basically, I'll tell something out of myself. I am from Mahendragarh, Haryana. I've done my basic schooling till 12th from my village school. After that, I was selected for NEET UG in 2017 and came to Jodhpur for MA MBBS. So I have been brought up in Haryana and I have been trained in Jodhpur. So English was never my first language. So most of this will go in Hindi. I'm just starting in English so that everyone can understand well. Yeah, so I have been given questions already by the coordinator. So I'll just answer those questions. So I have introduced myself and my journey was that I never had any option. मैं करना नहीं चाहता था यूपीएससी की तरफ मेरा कोई गोल था नहीं बट इन 2018 आई वाज डायग्नोज्ड विद बोन कैंसर. So I got a year back and then after I went towards civil services. So मेरा पहले ही मन था देने का तो मैंने इंटर्नशिप से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. तो 2.5-3 years ऑलमोस्ट चले गए थे प्रिपरेशन में. तो उस हिसाब से मैं दे पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड अबाउट सिलेक्शन तो सिलेक्शन वाले दिन मैं ड्यूटी पे ही था तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को नोटिस किया था कि हाँ रिजल्ट आ गया है. तब मैंने देखा था. सक्सेस का क्रेडिट तो टीचर्स को ही जाता है. बाकी मेरा फ्रेंड ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग था तो मेरी ड्यूटीज में काफ़ी हेल्प हुई इंटर्नशिप के टाइम पे भी और बाद में भी एक सपोर्ट ग्रुप रहता है आपके पास. तो मैं जब भी प्री और मेंस के बीच में शायद सबसे हार्ड टाइम होता है सभी के लिए. किसी ने दिया है मेंस तो वो जानते हैं कि सबसे माइंड बर्निंग टाइम वही होता है प्री और मेंस का. तो जिस दिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो मैं दोस्तों के पास चला जाता था चिल करने के लिए. वहाँ से थोड़ा लोड ऑफ होके वापस आ जाता था पढ़ने के लिए. प्रीलिम्स जीएस एंड सीसेट. सो फॉर प्रीलिम्स मैं बता देता हूँ. प्रीलिम्स के लिए फाउंडेशन तो बेसिकली मेरा कोई फ्रेंड था उन्होंने मेरे को टेलीग्राम से वीडियो अवेलेबल करा दिए थे. तो फाउंडेशन मैंने वहीं से किया था. तो पहले मैंने स्टैटिक से स्टार्ट किया था. ज्योग्राफी वाज माय फर्स्ट सब्जेक्ट क्योंकि बिकॉज मेरा ज्योग्राफी बहुत ख़राब था. लास्ट मैंने 9th या 10th में ज्योग्राफी पढ़ा होगा और उस टाइम पे बहुत ख़राब था मेरा ज्योग्राफी. तो मैंने पहले उसी से स्टार्ट किया था. फर्स्ट ज्योग्राफी किया. उसके बाद मैंने ऑप्शनल अपना अर्ली स्टेज में ही चूज़ कर लिया था एंथ्रो. तो फिर मैंने साथ साथ एंथ्रो किया. उसके बाद जो भी स्टैटिक के सब्जेक्ट्स थे वो पहले कवर किए. पहले ज्योग्राफी किया उसके बाद हिस्ट्री किया देन पॉलिटी एंड देन इकोनॉमिक्स. तो ये मेजर 4 सब्जेक्ट्स थे जो स्टैटिक के रहते हैं अपने. उसके अलावा अगर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सिलेबस चेंज होता रहता है. क्योंकि टाइमलाइन मैं बता दूंगा आप लोगों को एंड में ना. तो वो मैं सब बता दूंगा. अभी टाइम में नहीं था कि 2023 में मेरी फाइनल ईयर के पेपर खत्म हुए थे. 2024 में मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी. मैंने 2022 में स्टार्ट कर दिया. 2022 आई डिड फॉर 6 months ज्योग्राफी एंड एंथ्रो. 6 महीने लग गए थे उस टाइम मेरे. उसके बाद फाइनल का प्रेशर थोड़ा आ गया था तो फाइनल में हमारे सब्जेक्ट काफ़ी 11 सब्जेक्ट होते हैं मेरे पास एमबीबीएस फाइनल ईयर में. तो मैंने वो कवर किए थे. उसके बाद जैसे ही इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ मैंने फिर से वही जो अपना सिविल का सिलेबस है वो कवर करना स्टार्ट कर दिया. मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दिया था पढ़ना. तो 22 में स्टार्ट किया था. 22 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था और अभी जाके अप्रैल में ख़त्म हुई है जर्नी. उसके बाद है हाँ मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा था. तो फाउंडेशन इससे किया था. बाकी मेरे सीसेट के हमारे हरियाणा में एक पेपर होता है एनटीएससी करके नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. उसमें रीजनिंग का एक डेडिकेटेड पेपर आता है अपने सीसेट की तरह. वहाँ 50 मार्क्स का होता है और वहाँ पे मार्क्स ऐड होते हैं. तो रीजनिंग का मेरा था बेस स्ट्रॉन्ग. तो मेरा बेस मैंने वहीं रीजनिंग का थोड़ा सा मैंने किया था खुद से प्रेप किया था. और सीसेट मेरा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड रहता है. तो मैं सीसेट हमेशा कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. 27 के 27 अटेम्प्ट करता था कॉम्प्रीहेंशन में और 20 के आसपास मेरा उसमें स्कोरिंग रहता था. 20 आउट ऑफ 27 करेक्ट रहते थे मेरे. उसके बाद आपको थोड़ा ही एफर्ट डालना होता है. मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है रीजनिंग के तो पहले आप इजी क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए. उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन है मैथ के वो तो मैं भी नहीं कर पाता था तो छोड़ देता था. उसके बाद सीसेट का हो गया. उसके बाद जीएस के लिए जो बच के करंट वाले टॉपिक हैं जैसे साइंस एंड टेक है एनवायरनमेंट है. साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट मेरे लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी था 12th में. तो वो मैंने बेसिक एनसीईआरटी से कवर किया और एक मैंने हेल्प ली थी. मेरे फ्रेंड के नोट्स प्रिपेयर होके थे तो मेरे पास आईपैड था. तो आईपैड में आप नोट्स डालिए और उस पर आप एडिट कर सकते हैं पेन से. तो मेरा यही रहता था. बस मैंने साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए मेरे फ्रेंड के नोट्स थे वहीं कवर टू कवर किए. तो उसमें पीवाई को ऐड करते रहता था बस.
उसके बाद मेंस मेंस के लिए ऐसे की मेरी ऐसे कोई प्रिपरेशन थी नहीं। लास्ट मैंने ऐसे 10th में लिखा था, 10th में मैं 2015 में था, तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए थे। तो ऐसे में मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था। तो ऐसे के लिए मैंने विजन की है, सोशियो पढ़ाती हैं स्मृति मैम, कोई जानता हो तो। मैंने उनका कोर्स लिया था विजन का। वो 5 क्लासेस लेते हैं, उसमें वो बताते हैं, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करते हैं। और उन्हीं के पास मैंने 3 या 4 टेस्ट दिए थे, तो उसमें मेरा एवरेज स्कोर 55 56 इतना रहता था। और मेन में भी मेरे इतने ही 104 आए हैं इससे में इस बार। हालांकि इस बार ऐसे का स्कोर थोड़ा सा लोअर साइड पे रहा है, बट ठीक है, इतना तो चलता है। इस बार एंथ्रो में भी काफ़ी कम मार्क्स आए लोगों के, और ऐसे में भी काफ़ी लोअर साइड पे रहे हैं। उसके बाद GS1 वगैरह, हाँ GS1 में मैं बता देता हूँ आपको। GS1 में मेरे 118 है, जो कि इस बार एवरेज स्कोर अच्छा था 118 का। तो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसी में 2 ही थे, एक तो था अपना ज्योग्राफी और एक सोसाइटी। ज्योग्राफी तो आप जो फाउंडेशन में कवर करते हैं ऑलमोस्ट उसी से हो जाता है, आपको डेडिकेटेड मेंस के लिए अलग नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट सोसाइटी एक ऐसा पोर्शन है जो फाउंडेशन में यूजुअली थोड़ा सा ओवरलुक होता है, तो आपको खुद से कवर करना पड़ता है। तो सोसाइटी के लिए आप अगर जो नोट्स बनाएंगे वो आपके थ्रू आउट द GS सिलेबस यूज हो सकते हैं, GS1 में भी यूज हो सकते हैं, GS2 में सोशल जस्टिस वाला पोर्शन उसमें यूज हो सकते हैं, सेम पॉइंटर्स कुछ होते हैं। ऐसे ही GS3 में यूज हो सकते हैं, GS4 एथिक्स में आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न इंडिया जो आप प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो उसी से कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। बस आपको थोड़ा सा आंसर का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। कल्चर के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई नोट्स मिल जा रहे हैं जो कंसाइज है 30-40 पेजेस के, वो आप कर लो। मेरे पास थे, किसी के टेलीग्राम से मेरे को मिले थे, किसी प्रीवियस टॉपर के, तो मैंने वो देखे थे। और फ्रीडम और पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री से लास्ट 4 to 5 ईयर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मैं छोड़ के गया था बिल्कुल ही मेंस में, क्योंकि इसमें कोई इतना एफर्ट डालने की जरूरत है नहीं, इसमें रेशियो इतना है नहीं। उसके बाद हाँ, ज्योग्राफी मैंने बता दिया, ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70-80 मार्क्स का ज्योग्राफी आने तक गया है, तो काफ़ी मैटर करता है इसमें GS1 में। उसके बाद आ जाइए GS2 पे देखते हैं। GS2 में मेरा स्कोर इस बार 115 रहा है, मेरे को तो सही लगा है। एवरेज स्कोर इतना कम ही है, एवरेज से तो काफ़ी। GS2 में लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, पर मेरा थोड़ा सा ये है कि बैकग्राउंड की वजह से मुझे पॉलिटी थोड़ा कम समझ में आता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें पॉलिटी के लिए रहता है कि आपको लक्ष्मीकांत तो करनी है प्रीलिम्स के लिए, बट मैंने लक्ष्मीकांत नहीं की थी, क्योंकि मैंने बाजीराम से किया था पॉलिटी, मेरे नोट्स काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने नोट्स प्री गए, तो मेरा नोट्स से काम चल गया था। बट मेंस के लिए आपको डेडिकेटेड अलग से बनाने पड़ेंगे, तो उसमें आप थोड़ा बाजीराम की हेल्प ले सकते हो, या फिर जो मोस्टली लोग करते हैं कि आपकी जो विजन की मैगजीन आती है उसमें पॉलिटी के पॉइंटर्स आते हैं, यूजुअली वही क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड हैं। जैसे इस बार आया था, मैं भूल रहा हूँ अभी क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं है, इस बार आया था वो करंट अफेयर्स से था काफ़ी क्वेश्चन। इसमें एक सोशल जस्टिस है, ये भी काफ़ी स्कोरिंग है। तो GS2 में स्कोरिंग पोर्शन मेरे लिए क्या था, सोशल जस्टिस और IR। तो IR के लिए मैंने डेडिकेटेड नोट्स बना लिए थे पहले। तो IR के लिए प्रीलिम्स तो इम्पोर्टेंट है ही है, IR का मेंस में भी 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 10 मार्क का, 2 15 मार्क का। लेकिन वो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आइदर वो कंट्रीज पे आएंगे, या फिर कोई नया रिसेंट इवेंट हुआ है, या फिर कोई जो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पर आएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं आपके आने ही आने। तो आप उसके लिए ऑलरेडी नोट्स बना लो। लास्ट ईयर की PYQ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस साल बांग्लादेश का क्वेश्चन आया था, क्योंकि पता था वहाँ पे अनरेस्ट हुआ है, तो वो क्वेश्चन आना ही आना। जैसे इस बार इंडिया पाकिस्तान है, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इस पे आ सकता है क्वेश्चन, या फिर जो US का रोल है मीडिएटर के बता रहे हैं, वो आ सकता है। तो ये कुछ वो है टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहते हैं, इसमें IR में आने के क्वेश्चन होते हैं उनके। और पॉलिटी के लिए मैं बता चुका हूँ, क्योंकि पॉलिटी के लिए यूजुअली क्या होता है कि फाउंडेशन में अपन मेंस ओरिएंटेड कवर नहीं करते हैं, फाउंडेशन में सिर्फ आप MCQs के लिए करते हो, तो उससे क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, आपको अलग से करना पड़ेगा। और सोशल जस्टिस तो एक ऐसा पोर्शन है जो मतलब फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, बट प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं आता है, तो ये इसके लिए भी नोट्स आपको अलग से बनाने पड़ेंगे। GS3 में स्कोर मेरा बहुत कम था, इस बार 81 था। वो पता था मुझे, क्योंकि GS3 में ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे बहुत वीक हैं। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। इकोनॉमी मेरे को बहुत ही कम समझ में आता है। इकोनॉमी के लिए भी प्रीलिम्स में तो मेरा हो गया था, बट मेंस में ये होता है कि इसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कुछ भी पूछते हैं। मेरा ये पोर्शन हमेशा से वीक रहा है। मैंने ट्राई किया था नोट्स बनाने की, बट वो हो नहीं पाया कवर। प्री और मेंस के बीच में टाइम कम रह गया था। उसके बाद इसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से फिक्स है, 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। 2 क्वेश्चन
10 मार्कर, 2 क्वेश्चन 15 मार्कर, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। इसमें भी सेम वही है, सोशल जस्टिस वाला ही सिस्टम है कि क्या नाम है, आपको बिफोर हैंड प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको ना, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं, 3 या 4 पॉइंट्स सिलेबस में आप अगर देखोगे तो 3 या 4 ही पॉइंट्स हैं, उन्हीं में से रिपीट होता रहता है। उसके बाद साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। साइंस एंड टेक का तो मैं क्या ही बताऊँ, जैसे जितना प्रीलिम्स में रैंडम है उतना ही मेंस पे रैंडम है साइंस एंड टेक। उसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, वो आप बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रख लो। जैसे इस बार सेंडाई और होगो मॉडल का कंपैरिजन आया था, वो पहले भी आ चुका है और वो मेरा प्रिपेयर्ड था ऑलरेडी। तो अगर आपका पहले से प्रिपेयर्ड है सिलेबस तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। तो जो 1 या 2 मिनट का टाइम बचता है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि बेयरली कंप्लीट हो पाता है पेपर, जीएस का इतना लेंथी पेपर आता है। तो अगर आपको लिखा हुआ क्वेश्चन कोई आ रहा है तो आपको और लोगों से थोड़ा सा एज मिल जाता है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी है, सेम 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 10 मार्क का, 2 15 मार्क का। इसका भी सेम है, आपको सिलेबस के बिल्कुल पॉइंट वाइज कवर करना है। जैसे इस बार कोई आया था ड्रग नक्सलिज्म या ड्रग टेररिज्म करके जो क्वेश्चन आया था, वो पहले आया हुआ है एक बार, बट थोड़ा सा डिफरेंट लाइन्स पे पूछा हुआ है, तो वो आप प्रिपेयर कर लो, जिस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करना है। इसके लिए डेडिकेटेड क्यूईपी होते हैं, वैसे हर कोचिंग चलाती है क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, वो आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर उनके नोट्स देख सकते हो, या किसी टॉपर के नोट्स अगर हैं तो वो देख सकते हो। बाकी मैं एडवाइस नहीं करता किसी और के टॉपर्स के बिल्कुल नोट्स यू की यू कॉपी करने के, क्योंकि उससे फिर उन्होंने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपकी अप्रोच थोड़ी अलग हो सकती है। कमिंग टू जीएस 4 में मेरा स्कोर था 115, तो ये मैं कम आया जितना मैंने सोचा था उससे, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो जीएस 4 के लिए मैंने मेरे काफ़ी बैचमेट्स थे, उन्होंने फोरम से कोचिंग लिया, तो मैंने जीएस के लिए फोरम आईएएस का लिया था, एथिक्स गाइडेंस प्रोग्राम करके आता है एक उनका, प्री के बाद लिया था जो। तो थोड़ा सा हेक्टिक भी हो गया था, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट काफ़ी अच्छा करवाया था। और मैंने सिंगल सोर्स मेरा वही था बस, वहाँ पे सिर्फ क्लासेस हुई थी, उनके नोट्स प्रिपेयर किए थे और उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लो। तो वो था मेरा एथिक्स का प्रिपरेशन। मैंने और भी पहले किया था किसी कोचिंग से, बट मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने एंड टाइम पे ये कोचिंग में एक कोर्स लिया था और उसके बाद ये किया था। ऑप्शनल तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी था, ऑप्शनल में मेरा स्कोर 250 रहा है, तो वो काफ़ी लोअर साइड पे। इस बार सोशियो और एंथ्रो में दोनों में ही लोअर मार्किंग हुई है, लोअर साइड पे। बहुत ही कम लोग हैं जिनके 270 290 300 से ऊपर आए हैं इस बार। अदरवाइज हर साल रहते थे टॉपर्स के मार्क्स, बट इस बार बहुत कम आए हैं जितने लोगों को मैं जानता हूँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने क्यों चूज किया, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मेडिसिन है और उसके लिए मेडिकल साइंस मिलता है ऑप्शनल, बट मेडिकल साइंस काफ़ी 7-8 साल से ही लो स्कोरिंग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो आप उसमें सब्जेक्टिवली आंसर नहीं कर सकते, अगर कोई क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ आ गया तो बिल्कुल ही कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और एंथ्रो का बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा मेडिसिन से रिलेटेड है। कोई एंथ्रो के स्टूडेंट है वो जानते हैं उसमें जेनेटिक्स पोर्शन है, उसमें ट्राइबल एंथ्रो है, उसमें इंडियन कल्चर है, तो जीएस से भी रेलेवेंस है और मेडिकल साइंस से भी रेलेवेंस है, तो मेरे लिए दोनों चीज़ें बेनिफिशियल थी, इसलिए मैंने मेडिकल साइंस नहीं लिया। और जो मेरे पहले के सिलेक्टेड सीनियर्स हैं कॉलेज के, उन्होंने भी ये एडवाइस किया था कि आप मेडिकल साइंस ही लो, मेडिकल साइंस मत लो सर। उसके बाद ऑप्शनल सिलेबस तो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शनल सिलेबस 2 पार्ट होते हैं इसमें, पार्ट 1 पार्ट 2। तो फिजिकल एंथ्रो होती है, फिजिकल एंथ्रो में जो फॉसिल्स हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन है, ये सब पढ़ाते हैं फिजिकल एवोल्यूशन में। तो वो हमने पढ़ा है ऑलरेडी 12th में एक बार हमने, जो बायोलॉजी वाले वो पढ़ते हैं, इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा पढ़ते हैं जेनेटिक्स वगैरह। उसके बाद जेनेटिक्स है हमारा, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पूरा आता है जेनेटिक्स, वो पूरा पढ़ा हुआ है। उसके बाद पेपर 2 है, वो पूरा इंडियन ट्राइबल बेस्ड है। तो फर्स्ट है उसमें इंटरनेशनल फॉरम्स हैं, जो थ्योरीज हैं वो सब है। और जो पेपर 2 होता है उसमें फर्स्ट पार्ट है जो पेपर 2 का, उसमें इंडियन कल्चर पे है, जो कास्ट है, वर्णा है, डोमिनेंट कास्ट है वगैरह, ये सब चीज़ें हैं उसमें, विलेज स्टडीज़ है, ये सब आता है। उसके बाद 6 चैप्टर से ट्राइबल स्टडीज चालू हो जाती हैं अपने, कि ट्राइबल के ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कितनों में उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हैं, रिहेबिलिटेशन वगैरह, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है यही होते हैं इसमें। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, एक तो आपका बैकग्राउंड मैटर करता है कि आपने ग्रेजुएशन किससे की है। कि मेरा तो थोड़ा सा फिर भी मैटर करता है, क्योंकि मेरा मेडिकल साइंस का रेलेवेंस है। बाकी ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल 180 डिग्री सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कुछ नहीं होता है ऐसा। बाकी पढ़ना तो वो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने भी स्क्रैच से स्टार्ट किया था, एंथ्रो में मेरा कोई पढ़ाई का वो नहीं था, तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपका खुद का ग्रेजुएशन वाला चूज करते हो तो थोड़ा सा आपको ये होता है कि स्टार्ट मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा, इतना इनर्शिया नहीं रहता है स्टार्ट में। बाकी अगर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो काफ़ी इनर्शिया रहता है स्टार्टिंग का।
ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि फर्स्ट तो मैंने वीडियोस कवर किए थे, तो 90-95 वीडियोस थे उस कोर्स में। सोसिन मैम करके हैं, हैदराबाद में पढ़ाती हैं एंथ्रो, काफ़ी फेमस टीचर है एंथ्रो की, तो मैंने उन्हीं के कोर्स लिए थे। तो उन्हीं की वीडियोस मैंने की थी, 90-95 वीडियोस थे उनके, मैंने नोट्स बना लिए थे। बट चूंकि जो मोस्टली कोचिंग्स में यही होता है कि सिलेबस रैंडम कवर होता है, पॉइंट वाइज नहीं होता है, और कुछ पोर्शन छूट जाते हैं और टीचर सारा नहीं पढ़ाते हैं, तो वो आपको खुद से कवर करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट राउंड में मैंने वीडियोस किए थे, उसके बाद सेकंड राउंड में मैंने ये किया था कि सब्जेक्ट बिल्कुल टॉपिक वाइज चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था और एंड तक गया था, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको पीवाईक्यूज की फॉर्मेट में मेरे नोट्स को एडजस्ट कर दिया था। और बुक्स भी हैं, जैसे एंथ्रो की काफ़ी फेमस बुक्स हैं, डॉक्टर अक्षय जैन की है, अक्षय जैन सर की है जो AIR 2 थे लास्ट ईयर शायद, डॉक्टर विवेक भस्मी है, वो भी सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो उनकी 2-3 ये फेमस बुक्स हैं जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बताती हैं, उनसे आप थोड़ा सा वैल्यूएशन कर सकते हो। बट क्योंकि अब कॉमन हो गई है वो सब, तो इसलिए उनका मटेरियल अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, सबके पास है, तो इसलिए शायद इस बार मार्क्स गिर रहे हैं लोगों के। बाकी मेरे कुछ बैचमेट बता रहे हैं कि उन्होंने चैट जीपीटी की हेल्प ली थी, तो अगर आप हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली साउंड तो आप ले सकते हैं। बाकी मैंने नहीं ली थी क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के चैलेंज उस मामले में। प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल के लिए बुक सोर्सेज, तो बुक सोर्सेज मैं ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि बुक आपको बिल्कुल पूरी पढ़नी पड़ेगी। बुक मैंने एक एनवायरनमेंट के लिए पढ़ी थी, PMF IAS की, एक लक्ष्मीकांत हो गई है, और बाकी मैंने मोस्टली सब्जेक्ट्स मैंने NCERTs नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम। और लक्ष्मीकांत पढ़ी है। इकोनॉमी के लिए मैंने कोई NCERT नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री के लिए मैंने कोई NCERT नहीं पढ़ी है क्योंकि नोट्स ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कवर करने के लिए। और ऑप्शनल में भी मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, और मैंने ऑप्शनल में किसी ने मेरे को एडवाइस किया था, मैंने बुक्स उठाई, वो बहुत ज़्यादा बल्कि थी, तो उनको कोई पढ़ने का मतलब मुझे लगा नहीं, तो इसलिए मैंने बुक्स तो मैं मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ। बाकी आप किसी और से पूछ सकते हैं अगर कोई और बेटर बता पाए तो, क्योंकि बुक्स मैंने नहीं पढ़ी थी ज़्यादा। मेंस का आंसर फ्रेमिंग, तो मेंस के आंसर फ्रेमिंग में यही होता है कि आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्कर, 15 मार्कर, और ऑप्शनल में आते हैं आपके 20 मार्कर। तो आपको 2 पेज भरने हैं 10 मार्कर में, 3 भरने हैं 15 मार्कर में, और 4 भरने हैं 20 मार्कर में। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया, कितने सब पार्ट्स में पूछा गया है, उस तरीके से फ्रेम होगा। 2 पेज भरने हैं, 3 पेज भरने हैं, वो ज़रूरी होता है, आपको खाली नहीं छोड़ सकते। मतलब GS में तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना होता खाली, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है तो वो ये भी देखते हैं कि कितनी डिलीजेंस है आपने, कि आपने पेपर भरा भी है या खाली छोड़ के आए हो। तो अगर खाली छोड़ के आ रहे हो तो इसका मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है टीचर पे, जो चेक कर रहा है उस पर। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने टेस्ट सीरीज ली थी फोरम की, MGP, तो मैंने उसी के टेस्ट लिखे थे। 5 टेस्ट लिखे थे मैंने, एक ही फुल लेंथ लिखा है, बाकी मैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता रहता था, 2-3 क्वेश्चन करता रहता था, तो उसी से की आंसर राइटिंग। मैंने प्री के बाद ही आंसर राइटिंग स्टार्ट की, उससे पहले क्योंकि मेरा सिलेबस ही कवर नहीं था, तो मैं उसी में हैकटेक में लगा रहा था कि सिलेबस कवर हो जाए, सिलेबस कवर हो जाए, उसी में था। तो मल्टी डायमेंशनल आंसर, देखो मल्टी डायमेंशनल आंसर का ये है कि एक तो क्वेश्चन अगर फिक्स लाइंस पे आया है, पहले से आया हुआ है, तो उसके फॉर्मेट्स रेडी होते हैं सबके पास। आप किसी भी QEP ज्वाइन करोगे कोचिंग की, वो आपको फॉर्मेट बता देंगे। एक होता है पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, ये मोस्ट कॉमन यूज फॉर्मेट है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही, आप उसको इन 6 फॉर्मेट्स में तोड़ दो और फिर से आंसर करो। दूसरा तरीका होता है कि आप सब्जेक्ट्स वाइज जाओ, कोई भी क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो उसको GS 1, 2, 3, 4 और या आपके ऑप्शनल के डायमेंशंस में तोड़ दो, या फिर टाइमलाइन से तोड़ दो। तो ये 3-4 तरीके होते हैं किसी भी आंसर को ब्रेक डाउन करने के, बट ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। आंसर पॉइंट वाइज लिखने चाहिए या फ्लो चार्ट डायग्राम निकालना चाहिए? फ्लो मतलब पॉइंट्स तो मेजर है ही है, पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए। फ्लो चार्ट अगर आप डोमिनेट कर रहे हो तो वो टीचर पे गंदा इफेक्ट जाता है। फ्लो चार्ट मोस्ट एक लेना चाहिए बस, इससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाए। एक ही फ्लो चार्ट बनाए एग्जाम में, या फिर एक फ्लो चार्ट बना दो, एक ग्राफ बना दो, एक डायग्राम बना दो, या कुछ भी ऐसा जो थोड़ा सा स्पेस कवर हो जाए। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें आपको जगह भरने के लिए फ्लो चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जैक्ट सेट हो रहा है वहाँ पे तो आप लगा सकते हो फ्लो चार्ट, बट पूरा पेज नहीं भर देना फ्लो चार्ट से, उससे भी नंबर कटते हैं। प्रीलिम्स मेंस और इंटर में, देखो प्रीलिम्स का तो ये है कि प्रीलिम्स में तो क्या ही बताऊँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने रैंडम आते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आपको गैस ही करना पड़ेगा। और मेंस में ये है कि मेंस में आपको खाली नहीं छोड़ना है। मेंस में सिलेबस बहुत कंसाइज है, प्रीलिम्स से इजी है मेंस की प्रिपरेशन, बट थोड़ी सी हार्ड है। तो मेंस में ये होता है कि यूजुअली सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो बिल्कुल दूर का नहीं आएगा, थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक से आता है तो आप आंसर कर सकते हो। और उसमें पेज भरना है तो उसमें टिक करने का ऑप्शन नहीं होता ना, तो पेज भरना थोड़ा इजी पड़ता है। अगर आप कुछ भी रैंडम लिख रहे हो एटलीस्ट पेज तो भरो, जो अपन लोग यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में करते थे।
प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ-साथ में करनी चाहिए, अलग-अलग ये तो कोई ऑप्शन नहीं है कि क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी साथ-साथ ही होती है, तो अगर आप फाउंडेशन ले रहे हो तो वो प्रीलिम्स डोमिनेटेड होता है यूजुअली। लेकिन अगर आप ऑप्शनल साथ-साथ कर रहे हो तो वो मेंस का है। मैं यूजुअली क्या होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं साथ-साथ कवर करता रहूँ। सिलेबस ही अगर बेयरली पूरा हो रहा है तो आप कवर कैसे करोगे उसको? तो मेरा यही था, बस मेंस का मैंने ऑप्शनल और एसए ये मैंने साथ कवर किया था, बाकी मैंने सब कुछ मोस्ट जो है वो प्रीलिम्स के बाद ही किया है, एथिक्स प्रीलिम्स के बाद किया, जीएस3 प्रीलिम्स के बाद किया। जो ये पोर्शन है जो प्रीलिम में नहीं आते हैं, सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, ये मैं पहले कर चुका हूँ। सॉरी। पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो पीवाईक्यूज में मैंने एक बुकलेट खरीदी हुई थी जो ये प्रीलिम्स के थे, जीएस और सीसेट के जो पीवाईक्यूज होते थे, तो मैं वो देखता था। पहले आप एक बार पढ़ के फिर सोल्व करने हैं, उसके बाद दोबारा अगर आपकी गलतियां आ रही तो आप उनको मार्क करो और दोबारा से सोल्व करो। जैसे इस साल जो पैटर्न आया है, जो मेरे साल जो पैटर्न था 24 में, वो यूजुअली फिक्स पैटर्न है। 2023 में थोड़ा पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया था, वो जो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले क्वेश्चंस डोमिनेट कर गए थे, तो उस बार थोड़ी दिक्कत हो गई थी। अदरवाइज 24-25 सिमिलर सा ही पैटर्न आया, तो वही सेम कट ऑफ 85-90-95 इन्हीं के बीच में बफर करते रहेगी कट ऑफ। वो मेंस में तो पीवाईक्यूज का बहुत ही ज्यादा रोल है, क्योंकि मेंस में लिमिटेड टॉपिक्स हैं, वो कहीं से भी नहीं पूछ सकता है। तो आइदर वो वही पुराना क्वेश्चन पूछेगा या फिर उसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करके पूछेगा। डायमेंशन सेम ही रहती है यूजुअली, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे इस साल लैंड रिफॉर्म्स आया था, जीएस3 में आया था, जीएस2 में, लास्ट ईयर जीएस2 में या धीरे में चेंज कर दिया, सब सिर्फ सब्जेक्ट चेंज, पेपर चेंज किया था, क्वेश्चन सेम रहा था। ऐसे पीवाईक्यूज आते रहते हैं थ्रू आउट जीएस1, 2, 3, वही चीजें रिपीट होती रहती हैं ऑलमोस्ट। हाँ, पीवाईक्यू से क्वेश्चन और थीम पूरा रिपीट होते हैं। जो फिक्स थीम्स है, जैसे जो मोस्ट फेमस थीम्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सब्सिडीज वाला टॉपिक हो गया, वो काफी रिपीटिंग है। उसके बाद जो टेक का यूज है वो काफी रिपीटिंग है, जैसे इस बार माइक्रो इरिगेशन आया था तो वो उसी में से पोर्शन में से आता है जो टेक का यूज है। इंटरव्यू बोर्ड, तो इंटरव्यू मेरा सुमन शर्मा मैम का था इंटरव्यू, और मेरा 22 जन को था इंटरव्यू ना, तो सही रहा मेरा, स्टार्टिंग में हो गया, क्योंकि बाद में आपको एंजाइटी होती है, फिर आप नेक्स्ट ईयर प्री के नहीं भी पढ़ पाते हो। तो मेरा स्टार्टिंग में ही था, 9th को स्टार्ट हुई थी इंटरव्यू और 22 को मेरा था, तो मैं मॉक्स ज़्यादा मैंने दिए नहीं, 2 या 3 मैंने मॉक, 3 मॉक दिए थे मैंने सिर्फ। उसके बाद मैं सीधा इंटरव्यू देने ही गया था, मेरा सही रहा था इंटरव्यू थोड़ा। इंटरव्यू बोर्ड है, इंटरव्यू ड्रेस कोड फॉर्मल ही रहता है, आपको सिर्फ फॉर्मल अलाउड है, और अंदर कोई भी एक्सेसरी, मोबाइल फोन कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ बैग ले जाने देंगे, उसमें भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपके वहाँ वेरीफाई करते हैं वो चाहिए होंगे, अदर देन दैट कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है आपको। डेफ, तो डेफ का यूजली होता है कि देखो मेरी कोई हॉबी रही नहीं है, मैं वॉलीबॉल खेलता था फर्स्ट ईयर में, बट पोस्ट ऑप में मेरा वॉलीबॉल बंद हो गया था बिल्कुल ही, तो अब मैं नहीं खेल पाता कुछ भी, मेरा राइट लेग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो डेफ में मेरा भी बिल्कुल प्लेन ही डेफ था, तो मैंने बस मूवीज, वेब सीरीज यही सब डाली थी। उसके अलावा मैंने पहले वॉलंटियर वर्क किया हुआ है एम्स में, एक सोसाइटी है सचिन सार्को सोसाइटी, मैंने उसमें काम किया, मैंने वही सब डाला था। तो हॉबीज में एज सच मेरा भी कुछ नहीं है, प्लेन वेनिला हॉबीज हैं। तो उसमें तो मैंने किसी सीनियर्स की हेल्प ली थी मेरी, वो आप आओगे उस टाइम, वो टाइम काफ़ी हेल्प मिल जाती है इंटरव्यू में, डेफ के लिए खूब प्रिपरेशन है, कोचिंग वाले खूब हेल्प कर देते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी की मैंने बता दिया, मैंने 3 मॉक दिए थे, तो 3 मॉक थे मेरे काफ़ी, बस थोड़ा सा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होता है कि आप आंसर कैसे करते हो, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है बिल्कुल भी ना। हूँ हरियाणा से और मैं राजस्थान में रहा हूँ, पिछले 10 साल से 8-9 साल से राजस्थान में हूँ, तो इंग्लिश कभी भी डेवलप हो नहीं पाती। तो इंग्लिश यूजुअली आप प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हो, या फिर आपकी कोई टेस्ट पेस होती है उसमें यूज़ करते हो। रिटर्न में लिख लेता हूँ मैं, बट इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश में थोड़ी इशू आती है, तो बस उसी के लिए मैंने प्रोफिशिएंसी के लिए दिए थे 3 मॉक, और थोड़ा ठीक ठाक चल गया था उनमें। बाकी क्वेश्चंस बहुत ही अपोजिट होते हैं, यूजुअली जो मॉक्स में पूछा जाता है इंटरव्यू में वो टच भी नहीं करते हैं वो सब चीज़ें। तो इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, एक तो मेरा बैकग्राउंड था मेडिसिन से, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। दूसरा, उस टाइम याद हो किसी को तो उस टाइम स्पेस में डॉकिंग हुई थी, इसरो ने 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग की थी, तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। और कोई सैटेलाइट अगर दूसरे फॉरेन टेरिटरी में गिर जाता है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सब क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से। अदर देन दैट 2-3 एथिक्स के क्वेश्चन पूछे थे जो मैं आंसर नहीं कर पाया था, और एक ब्रेन ड्रेन का क्वेश्चन पूछा था। अभी तो मेरे को इतना ही याद आ रहा है। जेनेरिक मेडिसिन थी, चाइना +1 पॉलिसी है जिस पे इंडिया काम करता है, वो सब मेरे से पूछा था। सर्विस प्रोफाइल तो मैंने जॉब कोई की नहीं थी। 2024 में मैं इंटर्नशिप से फ्री हुआ था, फेब 2024 में, उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लग गया था।
और 22 जनवरी को मेरा इंटरव्यू, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूँगा। तो मैंने अप्रैल में जॉब ज्वाइन की थी मेरे ही कॉलेज में, जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में जेआर था मैं। और रिजल्ट आने के बाद बट मैंने वो भी रिजाइन कर दिया, तो मुश्किल से मैंने 27-28 दिन काम किया होगा उस डिपार्टमेंट में भी। तो अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैंने जॉब से रिजाइन करा हुआ है। बुक लिस्ट तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम सोर्स और सेम बुक लिस्ट है, इसीलिए शायद इस बार मार्किंग्स कम आई हैं। सोशियो में या एंथ्रो में स्कोर गिर गया है जनरली। तो आपका सोर्स या तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बाकी मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया तो मैं उसके बारे में इतना बता नहीं पाऊंगा। बट हाँ, लोग कह रहे हैं कि हाँ चैट जीपीटी बेनिफिशियल है काफ़ी। तो अगर आप थोड़े से भी टेक सेवी हो तो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे में इशू है, मैं थोड़ा सा अननोन इन चीज़ों के बारे में। यदि फिर से यूपीएससी, तो अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में देता तो शायद मैं मेंस की प्रिपरेशन और बेटर करता, क्योंकि मेरी मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी है एपिसोड वे में हुई थी। तो मैंने शुरुआती का 1 महीना जीएस 1 में लगा दिया था। मेरे को रिजल्ट मिला उसका, बट वो अच्छी अप्रोच नहीं है सॉरी, कि आप एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दो, आपका थोड़ा टाइम बैलेंस होना चाहिए। तो जी प्री और मेंस के टाइम में यूजुअली यही होता है कि आपको अगर 10 घंटे आप बैठ रहे हो तो हाफ एंड हाफ होना चाहिए, हाफ टाइम आपका जीएस और हाफ आपको ऑप्शनल, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स आते हैं उसमें, जीएस में उसमें ऑप्शनल। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स तो आई डोंट थिंक कोई यूजफुल है, बट आप लोग नोटिफिकेशंस के लिए देख सकते हो। सिलेबस सिलेबस के लिए ये है कि सिलेबस के लिए एक तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है, बाकी अगर आप कोचिंग्स जाते हो या फिर किसी कोचिंग की हेल्प लेते हो तो वो लोग पूरा एनालाइज करके फिर आपको सिलेबस कवर करवाएंगे, क्योंकि रैंडम सा ही सिलेबस है, पूरा उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। प्री में तो कुछ भी पूछते हैं, बाकी मेंस में भी अगर सिलेबस में वो चीज़ मेंशन नहीं है उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ लेते हैं। तो मैंने तो ये किया था कि प्रिंट करके मैंने दीवार पे चिपका रखा था, जो जो कवर होता था वो मैं मार्क करता जाता था। अगर कोई उससे रिलेटेड टॉपिक है या कॉर्लरी में है तो वो भी मैं मार्क करके उसमें लिख लेता था सिलेबस में। टोपर्स को एनालाइज करने का तरीका तो ये है कि टोपर्स में आप पहले एक टेस्ट लिखो कि आपकी कहाँ का लेक्चर है, आपको क्या क्या कम आ रहा है, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं आपके। जैसे यूजुअली मेरा ये होता था, क्योंकि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैं इतनी हैबिट में नहीं था। मैं बॉडी में, हमारे आंसर बॉडीज में होते हैं, जो हमारे मेडिसिन में प्रोफ होते हैं उसमें यूजुअली आंसर प्रोफ में चलता है, मतलब बॉडी बेस्ड चलता है। तो उसमें इंट्रो कंक्लूजन का इतना वेरिएशन होता नहीं है, आपको पैराग्राफ्स में लिखना है और बहुत सारा लिखना होता है। तो हमारा ये इशू रहता था, तो मेरा इंट्रो और कंक्लूजन बहुत वीक रहता था स्टार्टिंग में। तो मैंने उसके लिए थोड़ी टॉपर्स कॉपीज की हेल्प ली थी। तो टेलीग्राम पे बहुत चैनल है जो बिल्कुल कंपाइल करके आपको दे देते हैं, इस साल की भी, लास्ट ईयर की भी टॉपर्स की इंट्रो और कंक्लूजन। तो जीएस 1 और 2 में तो यूजुअली मैंने डेफिनेशन बेस्ड या फिर करंट अफेयर्स बेस्ड लिखे थे। जीएस 3 में मैं डेटा बेस चला गया था, जीएस 3 में पूरा कंक्लूजन मैंने डेटा पे लिखा था। और जीएस 4 में भी अगर आप कोई कोड यूज़ कर सकती हैं या फिर कोई डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एनेक्डोट हो उससे भी यूज़ कर सकते हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा कि आपका इंट्रो और कंक्लूजन कैसे जा रहा है। सिलेबस कैसे कवर करें, तो यूजुअली मेरी अप्रोच तो यही थी, क्योंकि मैं जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा ये था कि पहले स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर कर ले, जो मेजर क्वेश्चंस हैं। जैसे प्री में भी ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये चार ही जो हैं ये इनके मेजर पोर्शन है। करंट, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट का काफ़ी कम पोर्शन है और क्वेश्चंस भी आते हैं वो थोड़े से हार्ड आते हैं, मतलब उनमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप पहले स्टैटिक पोर्शन को कवर करो, उसके बाद आप करंट पे जाओ और जो ये चेंजिंग होने वाले सब्जेक्ट हैं उन पे कवर करो। खुद के नोट्स को ही ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि दूसरे ने नोट्स अलग सिचुएशन में बनाए हैं, उनके पास शायद हो सकता है ज़्यादा टाइम हो, आपके पास हो सकता है कम टाइम हो, या फिर उनके पास कम था, उन्होंने बहुत ही कंसाइज बना दिया है। आपके पास अगर इनफ टाइम है, आप ये अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तो ये खुद के ही बनाने चाहिए नोट्स। तो नोट्स पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक। स्टार्टिंग में अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें तो आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यूजुअली ज्योग्राफी में मैं कहूँगा कि अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करें तो 9, 10, 11, 12 की ज्योग्राफी देख लो, 11, 12 की तो एटलीस्ट देख लो, क्योंकि वो अच्छी ज्योग्राफी है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं पास्ट में। बट अगर आपका है थोड़ा सा बेस है अच्छा, तो आप डायरेक्ट वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर अपने नोट्स भी बना सकते हो। बाकी नोट्स में ही हुआ, खुद के ही नोट्स देखने चाहिए। मैंने बहुत ही कम सब्जेक्ट जो छोटे छोटे पोर्शन है शायद वहीं किए हैं, उसके अलावा नहीं किया है इसमें कुछ भी। वैल्यू एडिशन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपका नोट्स, या मान लो आपने लास्ट ईयर नोट्स बना लिए हैं, इस बार अगर कोई करंट में चीज़ चेंज हो गई है तो आप उसमें ऐड कर लो। या फिर कोई आपने टॉपर्स कॉपी देखी, उसमें इंट्रो, कंक्लूजन, या फिर कोई ऐसा ग्राफ मिल गया या कोई ऐसा कोई पॉइंट मिल गया जो आपको अच्छा लगा, वो आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। बाकी मेन जो नोट्स रहते हैं वो तो सिमिलर ही रहते हैं सबके। मेरे भी सिमिलर थे, बाद में आप स्टिकी नोट्स लगा के उसमें ऐड कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए। मैंने एंथ्रो में किया था ऐसा वैल्यू एडिशन। बाकी जीएस के तो क्योंकि मेरे फ्रेश नोट्स थे, प्री के बाद बनाए थे, तो उनमें मैंने इतना वैल्यू ऐड किया नहीं, वो तो फ्रेश ही पड़े थे, उसी टाइम बनाए थे।
एनसीईआरटी न्यू या ओल्ड, तो यूजुअली हिस्ट्री में बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट मैंने पढ़ी नहीं है तो इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देखी थी एक बार 11th की, वो भी पूरी नहीं कर पाई थी। बाकी लोग बताते हैं कि इसकी ज्योग्राफी की हिस्ट्री आपको एक बार देख लेनी चाहिए। मैंने तैयारी स्टार्ट की थी फाइनल ईयर में 2022 में, मैंने मार्च में स्टार्ट की थी। उसके बाद 6 महीने पढ़ा था, उसके बाद 6 महीने का ब्रेक आ गया था क्योंकि मेरे फाइनल के एग्जाम्स थे उस साल। उसके बाद 2023 में मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। मैंने इंटर्नशिप के साथ ही फिर अपना सिलेबस दोबारा से स्टार्ट कर दिया था और 2024 में खत्म हुई थी इंटर्नशिप और मई में मेरा एग्जाम था 2024 में, मई जून में, सॉरी, इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो गया था। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरा स्टार्टिंग से ही फिक्स था कि आपको एक मैगजीन होती है, मंथली मैगजीन, मैंने विजन की कवर की थी। आप किसी भी कोचिंग कर सकते हो, सबकी अच्छी है, तो मैंने वही कवर की थी। जो हर मंथली आती है उनकी मैगजीन, तो आपको जून से स्टार्ट करनी है। जैसे अगर इस बार मई में एग्जाम हुआ तो आप जून से स्टार्ट करो मैगजीन। और मेरे वही था, आईपैड था, उसमें मैं कवर करता था। तो आईपैड में आप डाउनलोड करो उसको और उसमें मार्किंग करते रहो। तो मैं प्री और मेंस के लिए सेपरेट मार्किंग करता था। प्री के लिए ग्रीन मार्क यूज करता था और मेंस के लिए येलो। तो उस हिसाब से आपको भी करनी है। और वो एटलीस्ट दिसंबर तक तो आप डेडिकेटली कवर करो उसको। उसके बाद दिसंबर के बाद ये होता है कि वो जो कंपाइल्ड पोर्शन आते हैं उनके, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे अपडेटेड डालते हैं, तो आप वो कवर कर सकते हो। उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये शेड्यूल होता था कि अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूँ तो एटलीस्ट अगर मैं ड्यूटी जा रहा हूँ 8 साढ़े 8, तो मैं उससे पहले करंट अफेयर्स ही करता था। सुबह पढ़ के अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता था। तो उसी 2-2.5 घंटे में वही कवर करना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो यूपीएससी में न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरे यहाँ पे जोधपुर में हिंदू नहीं आता था, तो मैंने यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस डलवाया हुआ था। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, और उसमें एडिटोरियल्स भी अच्छे आते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। बट एडिटोरियल्स का ये होता है कि आपको समझ में नहीं आएंगे, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे कोई, और स्टार्टिंग में समझ में कम आता है, उसके बाद आप कवर करते रहोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। उसमें यूजुअली ये है कि आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। जैसे आईआर की आ रही है वो पढ़नी है, पॉलिटी की अगर लो बेस्ड कोई आ रही है तो वो पढ़नी है, अगर जनरल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, तो वो आपको इग्नोर कर देनी है। स्पोर्ट्स के यूजुअली कोई मतलब नहीं है हमने। इकोनॉमिक्स में भी पॉलिसी मेकिंग, अगर रेपो रेट वगैरह या फिर फिजिकल बैलेंसिंग वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो वहाँ से। होता ही है कि जो आप चीज़ सिलेबस में पढ़ रहे हो, अगर आप वो न्यूज़पेपर में देख लेते हो तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं निकालता था। न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा सुबह, अगर मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे 4 ग्रुप बनाए हुए थे, जीएस 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल। तो मेरे को अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं उस चीज़ की फोटो खींच के उस ग्रुप में डाल देता था। अगर मैं बाद में उसको यूज़ कर पाया तो ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें यूज़ की थी, कुछ चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ बाद में टाइम नहीं बचता है। बाकी नोट्स मैंने नहीं बनाए न्यूज़पेपर के, और ना ही मैं एडवाइस करता हूँ किसी को भी नोट्स बनाने, क्योंकि बहुत बल्कि हो जाएंगे। क्या क्या कवर करोगे आप बाद में। कोचिंग का देखो इंपॉर्टेंस तो है, क्योंकि मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो मेरे लिए तो कोचिंग्स बहुत हेल्पफुल रही है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है तो आपने वो सब्जेक्ट यूजुअली पढ़े होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, तो आप अवॉइड कर सकते हो। बट हाँ, कोचिंग का हेल्प तो रहता है। वो आजकल कोचिंग भी काफ़ी इतनी एक्सपेंसिव नहीं रही है। अगर आप अपने घर पे रह के कर रहे हो, अगर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, तो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म जो 10-12 हज़ार में पूरा आपको सिलेबस अवेलेबल करवा देते हैं। या फिर टेलीग्राम पे तो मिल ही जाता है, आपको पता ही है, मोस्टली सिलेबस मिल जाता है। टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस है, बट टेस्ट सीरीज यूजुअली इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं होती, क्योंकि मैंने विजन की ली थी तो उसमें मेरे स्कोरिंग बहुत काफ़ी कम जाती थी, 60, 65, 70, मोस्ट इतना ही गया है मेरा स्कोर उसमें। बिकॉज वो सोर्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। बट विजन की टेस्ट सीरीज का ये बेनिफिट है कि वो ऑल इंडिया अवेलेबल है। तो जोधपुर में सिंगल सिर्फ विजन की कोचिंग अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, तो मैंने वहीं ली थी। उसके 3 टेस्ट दिए थे सिर्फ। जीएस में मेरा स्कोर अबव 100 रहता था हर टाइम, तो जीएस में मेरे को डाउट नहीं था कि जीएस क्लियर हो जाएगा। उसमें सीसेट में, सॉरी, जीएस में थोड़ा स्कोर लोअर साइड पे रहता था, बट उसका कोई नहीं। आप उसको सिर्फ एग्जाम का जो सिमुलेशन है उसकी तरह यूज करो, उसके मार्क्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है। टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करते हो? टेस्ट सीरीज का ये है कि अगर आप सिलेबस आपका प्रिपेयर हो गया है तो विजन वाले यूजुअली मार्च में स्टार्ट करवाते हैं, 3 टेस्ट लेते हैं, वो आप ले लो। और अगर आप किसी कोचिंग में ज्वाइन किया हुआ है तो वो भी अपने चलाते हैं। जैसे विजन फोरम में एसएफजी होता है, वो 7 बजे स्टार्ट करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। मेंस के लिए होता है कि मेंस में
यूजुअली जो प्री के बाद वाला महीना उसमें ज्वाइन नहीं करनी होती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको फास्टर वर्जन में सिलेबस कवर करना है। उसके बाद आप सेकंड मंथ से, तो अब तो 3 महीने का गैप बचा है, हमारे टाइम पे 4 महीने का था, तो अभी 3 महीना है। तो अभी जून में रिजल्ट आएगा, तो जून छोड़ दीजिए आप, जुलाई में या आप स्टार्ट कर सकते हो। जुलाई में टेस्ट सीरीज दीजिए अगस्त के स्टार्टिंग के 10 डेज में, उसके बाद टेस्ट सीरीज मत दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर लोड आता जाएगा, फिर आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी काफ़ी। टेस्ट सीरीज को प्री के लिए तो आपको यूज़ करना है कि आपको मार्किंग कैसे करनी है, रैंडम क्वेश्चन कैसे गेस करना है। मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पेपर पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं गिवन टाइम में, क्योंकि रियल टाइम में एग्जाम में आपको काफ़ी चीज़ें नहीं आएंगी, वहाँ और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा पेपर 2 या 3 मिनट पहले ही पूरा होता था, बस मैं अंडरलाइन कर पाता था पेपर पूरा होने के बाद। और मैक्सिमम लोगों का ऐसे ही होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और पेपर बहुत लेंथी आता था, आपको 50 पेजेस फिल करने होते। तो टेस्ट सीरीज को सिर्फ उसके लिए यूज़ कीजिए कि आप भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो पूरा। क्वालिटी तो बाद में मैटर करेगी, क्योंकि बच्चे ही चेक करते हैं, स्टूडेंट्स ही चेक करते हैं जो टेस्ट सीरीज होती हैं यूजुअली। टाइम टेबल वेरी करता है कि आप काम करते हैं, आप वर्किंग इंडिविजुअल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं। तो मेरा जो मैंने फाइनल में स्टार्ट किया, तो मैं कॉलेज जाता था तो रोज एक वीडियो देखता था, उसके नोट्स बनाता था, रोज एक वीडियो देखता था, उसके नोट्स बनाता था। 6 महीने मैंने ऐसे किया। उसके बाद इंटर्नशिप में मेरी ड्यूटी होती थी 6 घंटा, तो मैं सुबह उठ के 6 बजे उठता था। उसके बाद आराम से 2 ढाई घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था और अपना मैगजीन कवर करता था डेली। तो ये मेरा फिक्स था, ये करता था सुबह 1 डेढ़ घंटा। उसके बाद ड्यूटी जाता था, 2 बजे वापस आता था, और उसके बाद मैं अपना आगे का दिन करता था। 1 2 घंटा सो के फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता था, वहाँ बैठ के अपना पूरा कवर करता था। तो ड्यूटी डेज में मेरी 6 साढ़े 6 7 घंटे की सिटिंग होती थी। अगर जिस दिन ड्यूटी नहीं जाना उस दिन 8 घंटे बैठ जाता था। और जब एग्जाम पास आता था तो 9 10 घंटा, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बैठा हूँ। 10 घंटा मैक्स बैठा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बैठा हूँ पढ़ाई के लिए तो एटलीस्ट। उसमें भी आपकी वेरी करते हैं कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है, आप कितनी देर फोकस वर्जन में पढ़ पा रहे हो। मीडियम तो जो आपका पहले से रहा है, आपका स्कूल एजुकेशन का रहा है या फिर आपका कॉलेज ग्रेजुएशन का रहा है, वही यूज़ कीजिए। तो मेरा मीडियम इंग्लिश ही रहा है, तो मैंने वही यूज़ किया था। बहुत मेरा मेंस में भी वही इंग्लिश था और इंटरव्यू में इंग्लिश ही मीडियम था। सोशल मीडिया का तो मैं कहूँगा बंद ही कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी उस टाइम इंस्टा बंद कर देता, रिलैप्स होता रहता था, कभी डिलीट कर देता था, फिर इंस्टॉल कर लेता था, फिर डिलीट कर देता था, तो वो रिलैप्स होता रहता चीज़ों का। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना आई डोंट थिंक जरूरी है दिल्ली जाना, क्योंकि अब सब कुछ आपके होम टाउन में अवेलेबल है। अगर टेस्ट सीरीज को छोड़ दे तो मेरे ख्याल से मोस्टली चीज़ें अवेलेबल हो ही जाती है आजकल। तो दिल्ली जाना, अभी लास्ट से ट्रेजिडीज भी हो गई हैं, तो इतना सेफ एनवायरनमेंट है नहीं बाहर रहने के लिए। अभी वो खाने की भी प्रॉब्लम है, तो मैं दिल्ली इसलिए नहीं गया था। मेरी जॉब थी तो मैं इसलिए नहीं जा पाया, अदरवाइज मैं भी शायद ट्राई करता जाने की, अगर मेरे पास ऑप्शन होता। तो उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मैप्स के लिए ये होता है कि मैप्स के लिए भी मैंने डिजिटल मैप्स ही बनाए थे। तो सुदर्शन गुजर सर हैं, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उनकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, वो मिल जाएगी मैप्स की। तो वो पूरा मैप्स कवर करवाते हैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। मैंने थोड़ी पुरानी वीडियो देखी थी, अब शायद उन्होंने अपडेट कर दिए हैं। तो आप उसको बाई हार्ट रख के जाओ, उसमें से 12 से क्वेश्चन नहीं आया। अगर उससे बाहर आया तो फिर शायद किसी से भी ना हो। वो पूरा डिटेल कवर करवाते हैं, सुदर्शन गुजर सर के यूट्यूब पे मिल जाएगी वो। तो आप उसको कवर कर लो, आपके सारे मैप्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो दोनों वर्जन पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्लान बी डिपेंड करता है आपकी एज का। जैसे मैं ऑलमोस्ट 25 का हो गया हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप जरूरी है। अगर आप अभी जस्ट कॉलेज से निकले हो, आपने बीएससी की है, आप 20 21 साल के, तो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है प्लान बी का। आप 1 2 साल दे सकते हो पढ़ाई को। प्लान बी भी अपने डिस्ट्रक्शन के साथ आता है, आपको दूसरे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको जॉब के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो आप उतना डेडिकेट नहीं कर पाओगे टाइम। डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया है, उसको अवॉइड ही करना है बिल्कुल, अगर आप कर सकते हो तो। बाकी बीच बीच में मेरा रिलैप्स होता रहता था, मैं बता रहा हूँ आपको। तो यूजुअली एक क्लोज फ्रेंड ग्रुप अगर आप रख सकते हो तो रखो। मैं यूजुअली फ्रेंड्स के पास चला जाता था, वहाँ पे थोड़ा बैठा बात की, और उसके बाद थोड़ा लाइट हो जाता है मूड, आके आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैंने इतने तो क्वेश्चन आंसर कर दिए। अभी कोई कमेंट्स में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ लें। क्वेश्चन तो काफी आए हैं, बट शायद लोग चले गए अभी। ये ऋतिक गुप्ता, सॉरी नाम नहीं लेना ना। सीबीएसई बोर्ड से पढ़े वो, इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, इतनी सबकी इतनी अच्छी है, मेरी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। ज़्यादा आपको टीचर लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए, उसके लिए बेसिक इंग्लिश चाहिए होती है, तोड़ फोड़ के हो जाता है काम। वो आपको सिलेबस देंगे, बस वो रटना ही है आपको। तो इंग्लिश इतना मेजर इशू नहीं है। थोड़ा सा ऐसे में ये होता है कि ऐसे में ग्रामेटिकल एरर्स के लिए वो मार्क डिडक्ट करते हैं, अदरवाइज
जीएस में या फिर ऑप्शनल में उनको इंग्लिश से इतना मैटर नहीं है कि आपने ग्रामेटिकली करेक्ट लिखी है कि नहीं लिखी है। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपको बता रहा, जैसे कई कोचिंग में कोर्स होते हैं, डैम करके कोर्स आता है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आते हैं, या तो आप वो ज्वाइन कर लो या फिर खुद से ही आप पीवाईक्यू उठाओ और पीवाईक्यूज के पहले खुद आंसर लिखो, उसके बाद मॉडल आंसर देख लो। उन सब के मॉडल आंसर भी अवेलेबल होते हैं साइट पे, तो फिर आप देखो कहाँ कहाँ आपके आंसर कम है। जीएस का सिलेबस तो मैंने बता दिया ना अभी, जीएस कैसे कवर करना है आपको। स्टार्ट तो आप फाउंडेशन से करो, पहले स्टैटिक को कवर करो कि स्टैटिक काफ़ी वास्ट है और स्टैटिक को कवर करना इजी है रिलेटिवली, क्योंकि उसमें फिक्स सिलेबस है मेंस के लिए। उसके बाद जो जीएस 3 में पोर्शन है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है। उसके बाद जीएस 1 में जो आर्ट एंड कल्चर है वो थोड़े से रैंडम टॉपिक्स है, उनमें से कुछ भी पूछते हैं तो उनको आप अलग से डील कर सकते हो। बाकी स्टैटिक पोर्शन को कवर करना मेंस में काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, बट एक बार अगर आपका कवर हो गया तो आपको उससे बाहर कम ही चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, यूजुअली रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। और कोई क्वेश्चन है या स्ट्रीम एंड कर दें अभी बस? बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर है तो आप वेट क्यों कर रहे हो, आप अभी से स्टार्ट कर दो ना। इस बार वैसे भी 3 महीने का ही टाइम दिया, अगस्त में ही आपके एग्जाम स्टार्ट है 20 से, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, जितना सिलेबस आप कवर कर सकते हो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो लो, अगर क्लियर हो रहा है तो। कोई भी कोचिंग का क्यूएमपी ज्वाइन कर लो आप, अगर आपका क्लियर हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपेयर नहीं है, तो अब ऐसे अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एसे एंड एथिक्स, ऐसे की मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने विजन का कोर्स किया था ऐसे के लिए, और एथिक्स के लिए मैंने फोरम का कोर्स लिया था, तो मैंने सिर्फ वो क्लास ली है, उनके नोट्स कवर किए डेडिकेटली। और ऐसे के लिए है कि मैंने 4 या 5 ऐसे लिखे होंगे मेन पेपर के पहले, उनमें मेरे स्कोर 110 120 के आसपास रहते थे। मेन में मेरे गिर गए काफ़ी, 104 आए इस बार। तो एस एन एथिक्स की तो स्ट्रेटेजी फिक्स है। एस एथिक्स और ऑप्शनल ये तीन अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो जीएस में यूजुअली एवरेज ही रहता है तीनों को मिला के नंबर सभी के, उससे इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। सी सेट के लिए ऐसा है कि सी सेट में मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो यूजुअली मैथ बैकग्राउंड वाले उनके लिए सी सेट ईजी रहता है, और बाकी बैकग्राउंड्स के लिए हार्ड रहता है। तो जैसे लास्ट 2023 सी सेट में आगे थे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आगे, तो मेरे से भी नहीं हुए, उसमें मैंने किया तो 90 के आसपास स्कोर आ रहा था, तो बाकी से कम था। तो आपको सी सेट में ऐसा करना है कि आपको रीजनिंग पे डिपेंड ना होना पड़े, तो थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रीहेंशन पे हार्ड वर्क कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा फ्रूट देगा आपको कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन फिक्स हैं, हर साल 26 27 आते ही आते हैं, और उनको करना रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको कुछ सोल्व नहीं करना है। तो आप अगर उनसे स्टार्ट करोगे, अगर उनमें अच्छे स्कोर आप ला रहे हो, तो आपके लिए बाकी के क्वेश्चन कवर करना काफ़ी ईजी पड़ जाएगा। सी सेट का तो ऐसा है कि पूरा कोर्स यूट्यूब पे मिल जाता है आजकल, कोई भी प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हो आराम से, वो करवा देंगे, सारा कवर हो जाता है उसमें। कॉम्प्रिहेंशन और जो बेसिक मैथ और बेसिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो आप कवर कर लो, सी सेट हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो मैं बंद कर दूँ स्ट्रीम अभी? ठीक है, आई थिंक हो गए हैं सबके क्वेश्चन ना। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अभी स्टार्ट कर दो आप, अभी तो काफ़ी टाइम है आपके पास ना। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर 26 में दे रहे हैं तो आप अभी स्टार्ट कर दो, कोई भी कोचिंग उसका फाउंडेशन उठा लो, या तो ऑनलाइन मिल जाता है या किसी दोस्त से ले लो, या टेलीग्राम पर काफ़ी सोर्सेज है, वहाँ से उठा के स्टडी से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप 26 में दे रहे हो तो पहले स्टैटिक कवर करो, उसके बाद आप करंट वाले सब्जेक्ट साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट वो सब करो करना, पहले स्टैटिक करो, क्योंकि मेजर क्वेश्चन उसी का है, 70 से 80 क्वेश्चन उसी में से आएंगे, 4 सब्जेक्ट्स उनमें से। ऐसे का ये है कि आपको एक बार फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं, क्योंकि आपको 12 पेज भरने हैं, वो भी सिस्टमेटिक तरीके में, और मटेरियल अच्छा होना चाहिए। और ऐसे में थोड़ा ग्रामर मैटर करती है, अगर आप ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे सवाल उठता है, तो फिर आप उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, नहीं उसमें मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ऐसे में ये एक इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी, ये 3 मेजर पोर्शन है। हाँ, उसी के लिए तो बता रहा हूँ आपको, किसी टीचर को, या तो आप विजन का कोर्स लो, उसका मैं बता सकता हूँ, काफ़ी अच्छा कोर्स है विजन का, मैंने लिया था, मेरे उसी से मार्क्स बढ़े थे। मैंने ऐसे, मेरे को ऐसे लिखना नहीं आता था,
या फिर कोई किसी आप और किसी टॉपर की एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा कोचिंग्स की हेल्प ली नहीं, तो मेरे को थोड़ा इतना आइडिया है नहीं कि मैं कंपेयर कर पाऊँ किसी भी टीचर को। तो जिनसे मैंने ली थी मैं उनका ही बता सकता हूँ बस। ठीक है, अभी हो गया आई थिंक सब कट आउट। थैंक यू वेरी मच गाइस।